जब प्रायोरिटीज़ आपकी, बेशक आप इन प्रिंसिपल कह रहे हैं सारे लोग के स्टेक होल्डर्स कि हम कश्मीर के साथ हैं, मगर प्रैक्टिकली आपस में ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और लोकल इश्यूज़ की ही हेडलाइंस बनती हैं, तो वहाँ कहाँ नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ आए। जब एक मतलब एक छोटी छोटी बातों के ऊपर इतनी आगे चली जाती हैं, तो एक तो सबसे बड़ी डैमेज जो हुआ है कि एक सारा एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कश्मीर के ऊपर उसको इंटरनेशनलाइज करने की हमें नज़र नहीं आ रही है। जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाएँ, चाहे क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे वो यूएन स्पेशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसके ऊपर बनाई जाए, इसके ऊपर आरएसएस को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए काम किया जाए। जो टेरर एक्टिविटीज़ वो पाकिस्तान में करें, आज़ाद कश्मीर में करें, मकबूजा कश्मीर में करें। हमारा घर उसका इतना बड़ा शिकार हुआ है। माई मदर वॉज पॉइजनड ओवर द ईयर्स, स्लो पॉइजनिंग हो रही थी हमारे घर के अंदर, स्पेशली जब मेरी बच्ची का खिताब हुआ आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक ग्रोइंग कंसर्न है कि जो जो आवाज़ें कश्मीर के ऊपर ग्लोबली भी हैं या मकबूजा में हैं या इधर बैठी हैं, दे आर बीइंग टारगेटेड, दे आर बीइंग साइलेंस्ड। तो इसके ऊपर भी ग्रेव सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि इस तरह तो तहरीकों को एलिमिनेट कर दिया जाए, उनके सिंबल्स को। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इसको आगे जो है हम लोग एक प्रोपगेट कर सकते हैं, जब तक कि हम इंडिया को पनिश ना करवाएं या काउंटेबल ना कराएं या एक्सपोज ना कराएं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। और जब तक कोई रोबस्ट पॉलिसी नहीं होगी, कैसे वो हेडलाइंस बनेगी जब लोकल इश्यूज, लोकल टॉक शोज, लोकल इवेंट्स मुल्क भर में सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल वॉर के या एक पार्टी दूसरे से ऊपर अपने आप को सुपीरियर ही कर रही है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, क्योंकि 5 अगस्त हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में शोर मचा कश्मीर पे, हेडलाइंस हुई एवरीवेयर, पीपल वर कमिंग आउट। बदकिस्मती से कोरोना आ गया, 3-4 साल जो उसके अंदर लग गया, फिर उसके बाद आपस में जो ये सब कुछ है। तो मैं तो इनको कहती हूँ खुदारा, मुल्क के लिए और कश्मीर कॉज के लिए ये 1-2 साल के लिए अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स को दफन कर लें, इकोनॉमी पे फोकस करें। वो चले, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, बट सबसे जो आपकी लाइफ लाइन है, आपकी डिफेंस लाइन है, आपको पानी सारा वहाँ से आता है। आपको जितनी भी दहशतगर्दी आपके मुल्क में हो रही है वो इंडिया करा रहा है, आरएसएस, एचएसएस, रॉ, सब इन्वॉल्व हैं। तो अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, और मुल्क तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप अपनी तहरीक को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तहरीक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विजिबल, सब्सटैंशियल, टैंजिबल स्टेप्स लेने होते हैं। उनको कश्मीरियों को लीड कराएं, डेलीगेशंस पूरे वर्ल्ड कैपिटल्स में जाएं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ इंटरनेशनली, उनके P5 कंट्रीज़ के साथ मीटिंग्स हों। जो भी हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान में आए, उनको मिलवाया जाए, कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं उनको उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएँ, जॉइंट सेशंस के खिताब करवाए जाएँ। हम जो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में रज़िया सुल्ताना का कराया था हमारी बच्ची का, उसके अगले ही दिन इनके वालिद साहब को वीआईपी गाड़ियों के अंदर इंडिया इतना डर गया था, दे प्रेजेंटेड हिम इन द कोर्ट्स। जो हमने एक जी, 1.5 ईयर्स 30 जुलाई। साल उनका जी, शक्ल देखी ही नहीं थी। तो ये जब तक वो स्टेप्स उस तरह नहीं लिए जाएंगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इंडिया कि वो जो है वो किसी भी वे में सीरियस ले। अब आई रोट अ लेटर टू राहुल गांधी, जब यासीन साहब अभी नवंबर के अंदर भूख हड़ताल पे गए हुए थे, क्योंकि उनको मेडिकल केयर नहीं, एक दवाई की खातिर अपनी भूख हड़ताल, आपको सुनने की मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको ऑनलाइन प्रेजेंट करें तो आपको म्यूट कर दिया जाता है। तो मतलब कि ये कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा मतलब कि ब्लेटेंट वायलेशंस हैं। तो उस वक्त जब मैंने उनको लिखा लेटर, तो उसके बाद इनके अपने ही कुछ वहाँ पे जर्नलिस्ट वगैरह ने बहुत से आर्टिकल्स लिखे, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोज किया कि जो 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 इसके अंदर जो जो फिक्टिशियस चीज़ें डाली गई हैं, जो लूप होल्स हैं इस केस में, और कहाँ कहाँ झूठे तरीके से यासीन साहब को फंसाने की कोशिश की गई है। तो ये वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट प्रेमजा शंकर ने सीरीज़ इनके ऊपर लिखी, और मैंने उसमें उस लेटर में राहुल गांधी को मैंने ये भी कहा कि आप अपने जंतर मंतर में इसके ऊपर डिबेट कराएं, इनके केस के ऊपर, कि ये क्या क्या हो रहा है। जब 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली यासीन साहब को इंगेज किया, जब पीस प्रोसेस की बात होती थी, जब रिकन्सिलिएशन की, तो क्या वो दहशतगर्द थे या मोदी दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द है? क्योंकि यासीन साहब को आप लोगों ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर, एवरी कश्मीरी इज टेररिस्ट फॉर मोदी। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन टू द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट, चाहे वो वाजपेयी थे बीजेपी के। तो वहाँ से आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे भी इसको सीरियसली लिया जाए,
और वो जो लूप होल्स हैं उनके केस के अंदर और जिससे हुर्रियत के लीडरशिप के, उनकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्स बना के इनको जो है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर प्रेज़ेंट किया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ ताकि दुनिया को हमारा जो केस है वो पता चले, उसके ऊपर और ज़्यादा मज़ीद काम हो, मोफ़ा को उसके ऊपर और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। और मैं पिछले काफ़ी सालों से 5th अगस्त से कुछ अर्सा पहले से मैं कह रही थी कि एक हमें लीगल सेल चाहिए फ़ॉरेन ऑफ़िस के अंदर, क्योंकि एक डिप्लोमेसी एक चीज़ है, दूसरा है इंटरनेशनल लॉ का प्रिज़्म जिस पे हमारे पास बदकिस्मती से बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं। पैलेस्टीनियंस की जब आप बात करते हैं, उनके पास बहुत दुनिया है, उनके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं उसके ऊपर, उनके पास एक इंटरनेशनल मीडिया फ़ोरम्स एंगेज होते हैं, वो दिन-रात उसको अलाइव रखते हैं। हमने भी इसको अलाइव, इसका बल्ब ऑन रखना है, सिर्फ़ 1 दिन की हद तक नहीं। तो जब आप वो करेंगे, इसमें 2 राय ही नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुनेगी। और अभी भी जो कुछ दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है आफ्टर पैलेस्टीनियंस की जो जेनोसाइड हो रहा है, एक ग्रोइंग सिंपैथी है ह्यूमन राइट्स की, ग्लोबल पब्लिक की। इसको कैपिटलाइज़ किया जाए इस सेंटिमेंट को, और जो वर्ल्ड के बड़े-बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो भी जेनोसाइड को कंडेम करें, तो उनको एंगेज किया जाए कश्मीर के ऊपर भी इक्वली।